हेलो स्टूडेंट, तो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 को, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको 5 लेक्चर बताए। चैप्टर चल रहा है हमारा सेकंड क्लास 9th साइंस का। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर का पहले नाम क्या है आप फिर से याद कर लीजिए कि नाम जो है हमारे पास में है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और उसमें हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 6 पर। तो लेक्चर नंबर 5 के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ क्या रहे थे, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर, यानी किसी भी मिश्रण से उसके अवयवों या घटकों का पृथक्करण हम ये पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 5 पे। और कुछ चीजें हमने वहां पे सीखी थी, कैसे कैसे हम लोग मिश्रण से उसके घटकों को अलग करते हैं। और मैं आपको बहुत ही अच्छी कैटेगरी बना के बता रहा था कि मिश्रण कई तरीके का हो सकता है कि ठोस में ठोस का मिश्रण हो सकता है ठोस और द्रव का हो। तो मैं आपको 3 कैटेगरी वहां पे बता चुका था। कौन कौन सा आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं। अगर आपको जंप करना है, तुरंत लेक्चर स्टार्ट करना है आज का, तो आप कम से कम दो मिनट आगे चले जाए लेक्चर, ठीक है। नहीं तो हम लेक्चर नंबर 5 को थोड़ा सा रिकॉल करके फिर 6 पे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था मिश्रण को अलग करने के लिए 3 तरीकों को मैंने बताया था, 3 तरह के मिश्रण को मैं अलग करना बता चुका था। पहला क्या था उसमें, सॉलिड प्लस सॉलिड, यानी अगर कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें सॉलिड ही हो दोनों कंपोनेंट, तो कैसे उसको अलग करते हैं। उसमें मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे। अब मैं पूरी मेथड्स को नहीं बताऊंगा, आप केवल रिकॉल करिए और आगे चलिए। तो पहला मेथड था सॉलिड का, सॉलिड में क्या, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, बहुत अच्छा, क्रिस्टलीकरण। और दूसरा एक मेथड मैंने इसमें बताया था आपको, क्या, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। तो ये 2 मेथड मैंने सॉलिड का, सॉलिड में कोई मिक्सचर होगा तो उसको अलग करने के लिए बताया था। फिर मैं बताया था अगर कोई लिक्विड और लिक्विड हो तो उसको कैसे अलग करेंगे। तो वहां पे कई सारे मेथड्स थे, एक था डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पे, एक हमारे पास में डिस्टिलेशन था और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बड़ा ही अच्छा था क्योंकि वो गैस और गैस के मिश्रण में भी काम करता है वो। यानी अगर कोई ऐसा मिश्रण है जिसमें 2 गैसें हों, 2 से ज़्यादा गैसें हों, कोई ऐसा मिश्रण है घुली हुई हो आपस में, तो उसमें भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो टोटल मैं 5 तरह का सेपरेशन टेक्निक आपको बता चुका हूँ, 5 तरह की विधियां बता चुका हूँ जिससे हम किसी भी मिश्रण को अलग कर सकते हैं। फिर से एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ। डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर मैंने बताया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताया है, डिस्टिलेशन बताया है, क्रिस्टलाइजेशन बताया है और लास्ट सब्लिमेशन बताया है। तो 5 हो गए थे। आज हम अपनी इस कैटेगरी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी पिछले लेक्चर मैंने सॉलिड और सॉलिड बताया था, लिक्विड लिक्विड और गैस गैस। आज इनको आपस में थोड़ा मिक्स करके देखते हैं। तो यहां से हमारी चौथी कैटेगरी स्टार्ट होगी। चौथी कैटेगरी ये है हमारी कि अगर कभी हमारे पास कोई ऐसा मिश्रण मिल जाए जिसमें क्या हो, सॉलिड और लिक्विड हो, 2 चीजें हो उसमें, सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी ठोस और द्रव, कोई ऐसा मिश्रण मिले जिसमें ठोस और द्रव 2 चीजें हों, तब हम किस तरीके से उस मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। तो ठोस और द्रव अगर मिलेंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स पहले देखते हैं, फिर हम मेथड्स की बात करेंगे। ठोस द्रव का एग्जाम्पल हो सकता है कि हम पानी लें, ठीक है, पानी में क्या डाल दें, पत्थर डाल दें। पत्थर क्या है, ठोस है, और पानी क्या है, द्रव है। वाटर में हम स्टोन वगैरह डाल दें बड़े बड़े, तो ये भी एक मिक्सचर हो गया। और क्या कर सकते हैं हम पानी लें, उसमें क्या डाल दें, शुगर, चीनी डाल दें उसमें, तो पानी और चीनी ये भी क्या है, द्रव और ठोस दोनों मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं। और क्या कर सकते हैं हम ले सकते हैं कलर, कोई भी कलर ले सकते हैं। ब्लैक इंक ले लूँ मैं, काली स्याही या नीली स्याही, कोई भी स्याही लेता हूँ, काली स्याही। स्याही में भी क्या होता है, 2 कंपोनेंट होते हैं स्याही में। उसमें क्या होता है, एक द्रव होता है, पानी में घुला होता है कोई भी कलर, तो उसी को तो हम स्याही बोलते हैं। आपने देखा होगा बाजार से सूखा पाउडर या सूखा कलर लाते होंगे होली वगैरह पे, तो उसको क्या करते हैं हम पानी में डाल के घोल लेते हैं आसानी से, तो वो हमारा क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है। तो पहले क्या था, वो सॉलिड था, फिर मैंने उसको पानी में डाला तो एक हमारा मिक्सचर बन गया। तो उसमें दो चीजें आपको दिखाई देंगी, एक तो स्याही जो मैंने बाजार से लाया पाउडर के फॉर्म में वो सॉलिड था, और पानी जो कि लिक्विड है। तो यानी लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर जो होता है कई तरह का हो सकता है, इसमें से मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए। अब बात चलेगी कि ये जो मिक्सचर हैं, ये जो मिश्रण है हमारे पास दिए हुए हैं, इन मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे, यही तो हम पढ़ रहे हैं। लेक्चर हमारा अब स्टार्ट होता है, लेक्चर नंबर 6, कि हम आखिर ठोस और द्रव से बने मिश्रण के घटकों को कैसे अलग करेंगे। तो आपको पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने दिख रहा है बड़ा ही सिंपल लग रहा है। सिंपल क्यों सर, पानी है और पत्थर है, पत्थर तो पानी में घुलेगा नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसा मिश्रण हो जिसमें ये चीजें आपस में घुले ना, जैसे पहला है, ठीक है, पहला क्या था, घुल ही नहीं रहा है, पत्थर को कहाँ पानी में घोलोगे आप।
और लेकिन दूसरा और तीसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसमें पानी में चीनी भी घुल जाएगा, या नमक डाल देता तो पानी में नमक भी घुल जाता। तो ये दूसरा, और ऐसे ही स्याही, काली स्याही, स्याही जो बनी हमारे पास में लिक्विड में क्या है, कलर घुल चुका है, अब उसको चाहे तो उतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। तो दूसरा और तीसरा जो एग्जाम्पल मैंने बताया, इसमें चीज़ें पूरी तरीके से घुल चुकी हैं, लेकिन पहले वाले एग्जाम्पल में चीज़ें बहुत आसानी से नहीं घुली हुई हैं। तो हम जब ये चीज़ें उतनी आसानी से यानी उतनी अच्छी तरीके से नहीं घुली हुई हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि पानी और पत्थर को कैसे अलग करोगे, सीधा कहेंगे सर फिल्टर कर देंगे इसको, ठीक है। तो एक मेथड आएगा फिल्टरेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन मतलब इसको हिंदी बोलते हैं छानन विधि, ठीक है। फिल्टर पेपर लेके या कोई भी आप किसी भी तरीके से कोई भी आप टूल्स ले सकते हैं जिससे हम उस चीज़ों को फिल्टर कर सकें। तो फिल्टर पेपर लेंगे, उसको बनाएंगे, आसानी से रखेंगे, उसके ऊपर पानी और पत्थर डाल देंगे, पानी नीचे फिल्टर पेपर से क्रॉस कर जाएगा, पत्थर ऊपर बच जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल मेथड है, और सिंपल मेथड के साथ साथ ये हमारी 6 नंबर मेथड है, 6, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे नंबर भी करता हूँ, क्योंकि 5 मेथड्स मैंने लेक्चर नंबर 5 में 5 मेथड्स बता दिए थे, अब ये 6 में पहला ही जो बता रहा हूँ ये 6 नंबर है, ठीक। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि पानी और पत्थर, सबसे सिंपल है फिल्टर, आसानी से इसको छान लेंगे। लेकिन इसके आगे चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे, जहां पानी और चीनी घुला हुआ है। क्या पानी और चीनी को आप फिल्टर करके अलग कर सकते हैं? है वो भी सेम मिक्सचर है, तीनों चीजें सेम ही हैं क्या, कि ठोस में द्रव है, लेकिन तीनों को निकालने की विधि अलग अलग आपको भी बताऊंगा मैं। तो पहला था फिल्ट्रेशन, लेकिन पानी और चीनी यानी वाटर और शुगर अगर मैं घोल के लेता हूं तो उसको मैं इतनी आसानी से अलग नहीं कर सकता। किस मेथड द्वारा? फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो इसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा सर? इसके लिए हमको करना पड़ेगा एक, आप कर सकते हैं, जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, इवोपरेशन, एक मेथड है इवेपोरेशन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है, इसमें हम चीजों को गर्म करते हैं। जैसे हम पानी और चीनी यानी शरबत लिए, इसको नीचे से क्या करेंगे, गर्म करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसको अगर नीचे से हम गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वाटर, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, शुगर से कम होगा, और जब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वाटर का, तो वाटर पहले यहाँ से क्या करेगा, इवोपरेट होगा, वेपर्स बनाएगा और यहाँ से वापस उड़ जाएगा। लेकिन इस मेथड के द्वारा जो हमको चीनी मिलेगी वो उस तरीके की नहीं मिलेगी जिस तरीके का यहाँ पे मैंने घोला था, क्योंकि आप जब यहाँ से हीट कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब सारा वाटर यहाँ से लॉस हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, ये चीनी हीट होते होते ब्लैक कार्बन बन जाएगी, यहाँ पे काली राख आपको दिखाई देगी। तो ये उतनी अच्छी तरीके से अलग नहीं कर सके हम लोग इससे। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसको अच्छी तरीके से अलग करने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ थोड़ा सा रोल आएगा क्रिस्टलाइजेशन का। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, आपको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया। क्रिस्टलाइजेशन में सॉलिड को ही सॉलिड से निकालते हैं, चाहे उसमें इम्प्योरिटी, जैसे अभी चीनी में मिट्टी मिली हुई हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो अगर मिट्टी उसके क्रिस्टल के अंदर चली गई है तो उसको हमको एक बार घोलना पड़ेगा, घोल के हम उसको उबालेंगे, उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, इतना ज़्यादा इवोपोरेट करेंगे तो वहाँ सारा वाटर वेपर निकल जाएगा, उसको एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाएंगे, और वो सॉल्यूशन लास्ट में क्या होता है, जब जम जाता है, आप कह सकते हैं जब वो फ्रीज हो जाता है तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो प्योर होता है। लेकिन यहाँ पे पानी और चीनी की बात मैं कर रहा था, तो उबालते उबालते ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, जल सकता है। लेकिन आप यहाँ पे तब तक उबालेंगे जब थोड़ा बहुत उसमें पानी बचेगा, यानी बहुत ही कंसंट्रेट एकदम सांद्र सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसको हम छोड़ देंगे और ठंडा कर देंगे। ठंडा करने से क्या होगा, यहाँ पे चीनी के हमको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। यानी ये मेथड तब यूज करेंगे हम इवोपरेशन का, जब पानी में कोई भी चीज़ घुल गई हो अच्छी तरीके से। जैसे कंकड़ या पत्थर तो नहीं घुला था पानी में, तो हम उसको फिल्टर कर सकते थे, लेकिन जब चीज़ें घुल गई हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इवोपरेशन का यूज करेंगे। तो इवोपरेशन का एग्जाम्पल आप याद रखना, शुगर, ये शुगर हमारे पास में घुला हो पानी में यानी वाटर में, या साल्ट घुला हुआ हो, या फिटकरी में घोल दूं, कोई भी ऐसी चीज़ पानी में घोल देता हूं, और वो ठोस होनी चाहिए चीज़ जो मैं घोल रहा हूं, तो जब उसको मैं घोलूंगा तो इवोपरेशन या वाष्पीकरण विधि द्वारा उसका आसानी से उससे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास में मेथड। तो इवोपरेशन को आपको याद रखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे स्याही की बात आती है, यहाँ भी सेम यही चीज़ है, एक क्या है हमारे पास में, लिक्विड है और एक सॉलिड है, दो कंपोनेंट यहाँ पे भी है। अब काली स्याही में सर है क्या क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। आपको इवोपरेशन क्लियर हुआ ना, बहुत ही सिंपल है, बस हीट करेंगे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो यहाँ से हट जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा यहीं पे रुक जाएगा।
लेकिन इसको बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारे पास सॉल्यूट होगा, जैसे यहाँ पे चीनी या नमक होगा, तो इसके जलने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए लास्ट में इसको पहले इवोपोरेट करा के फिर क्या यूज कर लेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। आपको नहीं पता है क्रिस्टलीकरण क्या है, तो आप जाइए इसके बैक वाले लेक्चर में, वहां पे देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या है। फिर अब चलते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ काली स्याही जो हमारे पास में ब्लैक इंक है, ब्लू इंक है, किसी भी तरीके का इंक हो, आपके पास अगर इंक है वहां पे किसी तरीके का, तो उसमें क्या क्या है सर? उसमें दो चीजें हैं, एक तो उसमें वाटर है, ठीक है, उसमें भी पानी है, और एक हमारे पास में डाई है। डाई क्या है? डाई क्या होता है? कलर्ड कंपोनेंट। कलर्ड कंपोनेंट मतलब जो उसको रंग प्रदान कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डाई। आप बाल में लगाने वाला डाई यूज किए होंगे, अगर जिसका बाल वगैरह सफेद हो गया होगा, तो वो क्या करते हैं, बाल में डाई लगवाते हैं। तो डाई का मतलब क्या है? डाई एक कलर्ड कंपोनेंट होता है, यानी कहीं भी अगर कोई कलर्ड कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, रेड, ब्लैक, ब्लू, किसी भी तरह का, ग्रीन, तो वो क्या होता है? वो डाई होता है। अब इसी डाई को हम बाजार से जो होली के दिन रंग लाते हैं, यानी उसको हम डाई बोल सकते हैं। उस डाई को हम पानी मिला के क्या करते हैं? मिक्सर बनाते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे दो चीजें हैं। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ, आपको अगर वाटर से डाई को अलग करना हो, यानी होली में जो रंग घोल के आपने रखा है और होली बीत गई, ठीक है, और उस रंग का उपयोग नहीं हुआ, तो क्या आप फिर से उस रंग को वापस पा सकते हैं? तो आंसर होगा हाँ, हम उसको पा सकते हैं। कौन सी टेक्निक यूज करेंगे सर? सर यही टेक्निक यूज करेंगे जो अभी यहाँ पे यूज किया मैंने, वाष्पीकरण या इवोपोरेशन। तो इवोपोरेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी स्याही से उसके सॉल्वेंट वाले पार्ट्स को इवोपोरेट करा सकते हैं और सॉल्यूट बच जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी और ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी मैं बता रहा था, जब आप यहाँ पे पानी और चीनी को इवोपोरेशन के द्वारा अलग करते हैं तो चीनी के डैमेज होने के चांसेस बन जाते हैं, यानी शुगर यहाँ पे डैमेज हो सकता है, आपका कार्बन में कन्वर्ट हो सकता है शुगर। लेकिन इससे भी ज़्यादा डैमेज स्याही हो सकती है, डाई जो है हमारे पास में और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं। सावधानी क्या बरतते हैं सर? जैसे जब हम डाई को डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे, जैसे पानी और चीनी को गर्म कर रहे हैं सीधा इवोपोरेट कराने के लिए, इसको डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ हम अगर बर्नर लगा रहे हैं गर्म करने के लिए, यहाँ पे बर्नर लगा रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, एक फ्लास्क लेंगे, इस फ्लास्क में यहाँ तक पानी भर लेंगे, थोड़ा सा प्योर वाटर, ठीक। अब प्योर वाटर यहाँ पे भरने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम किसी डाई जो हम लिए हैं, एक यहाँ पे और दूसरा हम बर्तन लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे डाई या वही कलर्ड जो हमारे पास सॉल्यूशन है, रंग जिसको हम बोल रहे हैं, ब्लैक इंक या ब्लू इंक, ये क्या है, इंक है, ब्लैक इंक मान लो है, काली स्याही है, तो काली स्याही को हम ऊपर रखेंगे, डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे काली स्याही को। क्यों? क्योंकि अगर काली स्याही को आप डायरेक्ट गर्म करते हैं, ये मार्कर में जो इंक आता है, इससे भी आप निकाल सकते हैं डाई को, ठीक है। ये भी क्या है, इंक क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में, आपने बॉक्स में देखा होगा, छोटे से बॉक्स में लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो इस मार्कर के इंक को हम यहाँ ऊपर रखेंगे, डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे जैसे पानी और चीनी को गर्म कर रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट गर्म करने पर ये तुरंत खराब हो जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा इसमें क्या क्या चीजें थी। लेकिन जब हम इसको वाटर के ऊपर, यानी किसी एक कह सकते हो ग्लास में पानी लेंगे, इस ग्लास को गर्म करेंगे, इस ग्लास के पानी के गर्म होने से ये धीरे धीरे गर्म होगा इसके वेपर्स के द्वारा, यानी जब पानी गर्म होगा तो पानी से वेपर्स उठेंगी और इस वेपर्स के द्वारा क्या होगा, ये धीरे धीरे गर्म होगा और फिर यहां से वेपर्स उठेंगी। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, फायर के डायरेक्ट आग के डायरेक्ट कांटेक्ट में ये नहीं है, इसको हम पानी की सहायता से, पानी के वेपर्स की सहायता से गर्म कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से वेपर्स उठने लगेगी। आप इसको तब तक गर्म करिए जब तक यहाँ से वेपर्स बंद नहीं हो जाती, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा ही कि जब यहाँ से सारे सॉल्वेंट्स क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे, तब यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देगा इस प्लेट पर चिपका हुआ यहाँ पे, ठीक है, एकदम फ्लैट, और वही क्या होगा हमारा, वही होगा डाई। तो मैंने इसको भी, प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस वही है, इवोपोरेशन, ठीक है, इवोपोरेशन प्रोसेस वही है, वाष्पीकरण ही, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक अलग तरीके से कर रहे हैं। प्रोसेस वही है, टेक्निक बदल दी हमने, डायरेक्ट न गर्म करके किसी के संपर्क में रख के फिर इसको गर्म कर रहे हैं। तो ये हो गया, जब भी कभी ठोस और द्रव आपस में मिले होते हैं तो किस तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक। अभी मैं आपको एक और ही बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसका बताना चाहता हूं, ठीक है। वो एग्जाम्पल क्या है सर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, 7th नंबर हो गया हमारे पास में, 7th। तो 7th के अलावा मैं एक चीज और यहाँ पे आपको ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है, इसी में ऐड कर देता हूं, क्योंकि अभी आगे फिर से हो सकता है इसमें इसका बताने का तरीका ना पता चले आपको, तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा
कि कभी कभी क्या होता है आपकी बुक में पूछता है कि इस डाई, ये जो डाई मैंने निकाला यहाँ पे, ठीक है, ये डाई, क्या ये एक ही कलर है या इसमें एक ही पिगमेंट है? तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। डाई जो होता है वो एक ही कलर नहीं होता, यानी डाई में जो ब्लैक कलर है क्या वो अकेला ब्लैक ही है? तो ऐसा नहीं होता। अगर ब्लैक हम इंक लेते हैं और उसमें से डाई को निकाल लेते हैं, फिर कोई पूछे कि ये डाई जो था उसमें कितने कलर हैं, तो आपको देखने में तो ब्लैक लग रहा था, लेकिन रियल में उसमें पता नहीं कितने कलर, ब्लैक जो अकेला है वो कितने कलर से मिलकर बना हुआ है वो आपको पता नहीं चलेगा देखने पे। लेकिन एक तरीका है कि हम उस डाई से भी कलर को अलग कर सकते हैं। यानी डाई को आप कलर मत समझिए, डाई क्या करता है, कलर देता है, लेकिन डाई में कौन कौन से कलर हैं इसको भी आप निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यानी डाई से क्या करेंगे, हम कलर्ड कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। आप डाई से भी कलर्ड कंपोनेंट को, कलर्ड कंपोनेंट, इसको आप ध्यान दीजिए। वहां यहां पे भी मैंने लिखा था डाई जो कि कलर्ड कंपोनेंट है। आप कहेंगे सर सेम चीजें हैं, यहां पे अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? तो डाई कलर्ड कंपोनेंट तो है, तो अब यहां पे मैं ये लिखना चाहता हूं कि कलर्ड कंपोनेंट से आप कलर को कैसे अलग करेंगे, कलर को, ठीक है। क्या किसी कलर्ड कंपोनेंट में एक ही कलर होता है? जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने डाई लिया तो डाई में एक कलर है, जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा कलर हो सकते हैं। अब उन्हीं कलर को हम कैसे अलग करेंगे यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। इस टेक्निक का नाम है, आप टेक्निक बड़ी अच्छी तरीके से इसका नाम याद रखिएगा। इस टेक्निक का नाम क्योंकि बड़ा ही अच्छा है, नाम क्या है इसका भी? इसका नाम है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी है क्या सर? ये इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण लेखन। किसी किसी बुक में, जैसे आपकी एनसीईआरटी में क्रोमैटोग्राफी को हिंदी में भी क्रोमैटोग्राफी ही लिखा है, लेकिन इसका शुद्ध हिंदी है हमारे पास में वर्ण लेखन। तो क्रोमैटोग्राफी जो है ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है। यहाँ पे क्रोमैटो से क्रोमा शब्द जो है हमारे पास में, इसका मतलब होता है कलर। क्रोमा का मतलब होता है कलर, यानी किसी चीज से कलर का निकालना। किसी चीज से अगर हम कलर को अलग करते हैं तो उस टेक्निक को, उस सेपरेशन की टेक्निक को बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपसे सेपरेशन टेक्निक में अगर कलर का नाम आ गया कि इससे कलर को निकाल रहे हैं, किसी भी कलर को हो सकता है, ब्लू कलर को निकाल रहे हैं, ब्लैक को, रेड को, कभी भी आप कलर निकाल रहे हैं कहीं पे, तो वो टेक्निक तुरंत आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, वो होगा क्रोमैटोग्राफी। जैसे हम डाई से या कलर्ड कंपोनेंट से कलर को अलग कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी टेक्निक यूज होगी? क्रोमैटोग्राफी। होता क्या है, जैसे मैं यहां से डाई लिया, यही डाई लिया जो यहां पे वाष्पीकरण के द्वारा बचा हुआ था, ठीक है, इस फ्लास्क में, तो उस डाई को लेके मैं क्या करूंगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे उस डाई को लेके मैं एक फिल्टर पेपर लूंगा, ठीक है। फिल्टर पेपर पे डाई को, यहां पे थोड़ा सा डाई लेके यहां पे रख दूंगा। अब इस डाई को क्या करूंगा, देखो क्रोमैटोग्राफी में करते क्या है, इसको मैं रख दूंगा किसी एक ग्लास में, और इस ग्लास में क्या करूंगा, फिल्टर पेपर को जिसमें डाई मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, अब इस फिल्टर पेपर में यहाँ पानी रख दूंगा, ठीक है। पानी कहाँ तक रखेंगे सर? पानी वहां तक भरेंगे कि ये फिल्टर पेपर का जो डाई वाला जो पार्ट है वो डूब न जाए, उसके नीचे थोड़ा सा रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास में फिल्टर पेपर है अगर, तो पानी हम वहीं तक भरेंगे कि ये जो मैंने इस पर डाई लगाया है फिल्टर पेपर पे, उसके नीचे ही पानी का लेवल रहे, पानी का लेवल इसके ऊपर न चला जाए या ये पानी में डूब न जाए। फिर एक समय क्या होगा, जब ऐसा करके हम रख देंगे तो इस फिल्टर पेपर में पानी एब्जॉर्ब करेगा, फिल्टर पेपर क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करते 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 ऊपर चढ़ेगा पानी, धीरे धीरे क्या होगा, फिल्टर पेपर पे ऊपर चढ़ेगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी, आप देखेंगे कि इस फिल्टर पेपर पे ये जो कलर्ड कंपोनेंट मैंने यहाँ पे रखा था, एक आपको कलर यहाँ दिखाई देगा, तो एक यहाँ दिखाई देगा, पता लगा किसी और कलर का, एक यहाँ दिखाई दिया, तो ये आपको कई हिस्सों में बंट जाएगा थोड़े समय बाद। ऐसा क्यों हो रहा है सर? अब आप देखेंगे कि जो ब्लैक कलर का आपने यहाँ पे डाई रखा था, ठीक है, ब्लैक डाई, वो रियल में ब्लैक अकेला नहीं है, इसमें पता लगा कि इसमें रेड भी है, पता लगा इसमें ब्लू भी था, पता लगा इसमें ऑरेंज भी था, तो ये कई सारे कलर से मिलके बना होता है। अब सर ये ऐसा अलग क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि जब फिल्टर पेपर वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ये पेपर क्रोमैटोग्राफी बता रहा हूं, आगे चल के क्रोमैटोग्राफी इतना ब्रॉड है कि आप 11th में पढ़ेंगे तो कई टेक्निक्स हैं। क्रोमैटोग्राफी बहुत इस समय बहुत बड़ी ब्रांच बन चुकी है साइंस की, और बहुत ही अच्छी ब्रांच है, क्योंकि वहां पे हम क्या करते हैं, पिगमेंट्स को निकालना सीखते हैं। तो इसमें होगा क्या, जब वाटर ये फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर के साथ साथ ये जो डाई है ये भी ऊपर जाने का प्रयास करेगा, लेकिन इस डाई में सब अलग अलग कलर हैं। मैं बताया यहाँ पे रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, मैं इसको बाई चांस बता रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है कि रेड ब्लू ऑरेंज ही होगा, कोई भी कलर हो सकता है। तो यहाँ पे रेड ब्लू कलर जो ऑरेंज है हमारे पास, ये पानी के साथ क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और ऊपर की तरफ ये भी पानी के साथ जाना स्टार्ट करेगा। लेकिन
सब पानी के साथ एक जैसे सॉल्युबल नहीं होंगे। यहां पे क्या होगा, रेड की पता लगी सॉल्युबिलिटी, विलेयता, सॉल्युबिलिटी जो है सबकी अलग अलग होगी, सबकी विलेयता अलग अलग होगी, यानी सब में अलग अलग तरीके से पानी में घुलेगा। कोई ज़्यादा घुलेगा पानी में, कोई कम घुलेगा। पता लगा लाल कलर ज़्यादा घुल रहा है तो लाल वाला क्या हो गया, सबसे ऊपर पहुंच गया। जो सबसे कम घुलेगा वो नीचे ही रह जाएगा। जैसे ऑरेंज नहीं घुल रहा है तो ऑरेंज नीचे रह गया, ब्लू मीडियम में घुल रहा है तो वो बीच में हो जाएगा। तो इस तरीके से जो जितना घुलता है वो उतना ऊपर चला जाता है, ठीक है, कलर कंपोनेंट, और जो नहीं घुलता वो नीचे रह जाता है। इस तरीके से सेपरेट हो जाते हैं, सारे कलर क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। और यही मेथड जो है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है। तो आशा करता हूँ आपको क्रोमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसमें ज़्यादा एनसीईआरटी में आपको कुछ दिया नहीं गया है, डायरेक्ट दे दिया है कि क्रोमेटोग्राफी द्वारा कलर को अलग करते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे था ये कि अगर कभी पूछ लेता डाई से कलर को कैसे अलग करेंगे या कलर कंपोनेंट से कलर को कैसे अलग करेंगे रंगों को, तो आप क्रोमेटोग्राफी का नाम लेंगे। दूसरी चीज, और सर कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं रेड कलर की, ग्रीन कलर की, येलो कलर की। अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी भी प्लांट से हम पिगमेंट्स को अलग करना चाहते हैं, ठीक है, पिगमेंट्स आपको याद होगा, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ठीक है, आप बायो में पढ़ेंगे। तो क्लोरोफिल को अगर इस पिगमेंट को अलग करना है तो हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरीके से, या ब्लड में कोई ड्रग्स वगैरह मिला हुआ है तो वहां भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज कर लेते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा था क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट, इसमें और क्या क्या है सर, और कोई भी टेक्निक होता है क्या, तो बिल्कुल एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं ठोस का द्रव में, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। 3 तो लिया ही था, एक और ले लेता हूं लास्ट, फोर्थ एग्जाम्पल है दूध। सर दूध में क्या क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दूध में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है फैट यानी वसा, और एक होता है वाटर, पानी, ठीक है। तो पानी और वसा 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है दूध। तो सर ये बताइए कि आप ये सॉलिड और लिक्विड है, जी हाँ बिल्कुल। अगर दूध गर्म है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आपको साथ साथ बता रहा हूं, अगर दूध गर्म है तो क्या होगा, उसमें जो फैट होगा वो घुल जाएगा, वो भी लिक्विड स्टेज में हो जाएगा। लेकिन अगर दूध ठंडा है, ध्यान दीजिएगा, अगर दूध ठंडा है तो उसमें जो फैट होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। फैट कैसा अवस्था में पाया जाएगा, ठोस अवस्था में। लेकिन वाटर तो लिक्विड स्टेज में ही रहेगा, वाटर क्या होगा हमारा, हमेशा लिक्विड स्टेज में रहेगा। बहुत ज़्यादा गर्म होगा फिर भी, और ठंडा रहेगा फिर भी। तो दूध 2 तरीके से हो सकता है, उसके जो कंपोनेंट्स हों दोनों द्रव हों, या हो सकता है कि दोनों हमारे पास में क्या हो, एक द्रव हो और एक ठोस हो। तो सर इसको अलग करने का, यहाँ पे मैं जो एग्जांपल दूध के लिए ले रहा हूँ वो ठोस में द्रव का है। फैट जो हमारे पास में है यहाँ पे, ये क्या है, ये ठोस है, और जो हमारे पास पानी है ये द्रव है। तो सर इसको अलग कैसे करेंगे, अभी सर आपने बताया ये भी पूरी तरीके से मिले हुए हैं आपस में, ये तो इतनी अच्छी तरीके से मिले होते हैं कि हमको दिखाई नहीं देता उसमें फैट कहाँ है। तो इसको अलग करने की एक और ही बड़ी अच्छी टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीकरण हिंदी में, ठीक है, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण क्या है सर, इसमें हम करते क्या है कि उस मिक्सचर को लेते हैं, एक जैसे राउंड घूमने वाली एक मशीन होती है यहाँ पे, और इसमें अलग अलग ऐसे कंपोनेंट्स, मान लो ये परख नली लगी हुई है, ठीक है, कई सारी, तो इसमें चारों तरफ से परख नली लगी होती है इस तरीके से। और इसमें करते क्या है, सैंपल को भर देते हैं और इसको घुमाते हैं चारों तरफ से। तो घुमाने के बाद होता क्या है, जो भी सैंपल इसमें रखा होगा वो बड़ी तेजी से चारों तरफ घूमेगा। तो अब घूमते घूमते क्या होता है कि जो भी इसकी हल्की चीज़ें होती हैं, सैंपल में जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं, और जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। जैसे ये अगर टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, इसमें मैं दूध को लूँ, और दूध को लेने के बाद क्या करूँ, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन हमारे पास में आती है, अपकेंद्रीकरण वाली जो मशीन आती है, ये इसमें डाल के रख देता हूँ और इसको घुमाता हूँ खूब। तो खूब घुमाते घुमाते क्या होगा, तो डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पे हल्की चीज़ें ऊपर आ जाएंगी, जो हमारे पास में हल्की चीज़ें होंगी वो ऊपर आ जाएंगी, और जो भारी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि फैट जो वसा होती है इसके छोटे छोटे सॉलिड के फॉर्म में इसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं दूध में, और इस दूध से जो भी वसा होगा वो कहाँ चला जाएगा, वसा ऊपर चला जाएगा, और पानी हमारे पास में नीचे बैठ जाएगा। तो ये पानी क्योंकि भारी होता है तेल से, आपको पता होगा, तो वसा ऊपर चली जाएगी, पानी नीचे बैठ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको शांति से छोड़ देते हैं तो नहीं निकलने वाला, ठीक है, तब नहीं निकलेगा ये। इसको हमेशा जरूरी है कि इसमें हम डाल के रोटेट करवाते रहें लगातार। तो ये था सेंट्रीफ्यूगेशन, बड़ा ही सिंपल सा मेथड होता है इसमें।
और सर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करते हैं, आपने घर पे देखा होगा दही से हम मक्खन निकालते हैं, ठीक है, अपने यहाँ शायद यूपी में मथनी बोलते हैं उसको हिंदी में। तो उसको जो राउंड करने के लिए हम लोग लेते हैं, तो दही से मक्खन निकालने के लिए, तो वो भी ये भी यही है, क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें हम लगातार क्या करते हैं, उसको चारों तरफ राउंड करवाते हैं दही को। तो कर्ड से क्या, क्रीम अगर निकालना हो आपको, कर्ड से क्रीम निकालना हो तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। या मिल्क से क्रीम निकालना हो फिर भी सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, बस उसमें कुछ नहीं करवाते, उसको गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है, चाहे आप मशीन में डाल के घुमाएं चाहे हाथ से घुमाएं, लेकिन हाथ से घुमाएंगे ज़्यादा देर तक उसको घुमाना पड़ेगा। और इसको हम लैब में भी इसका यूज करते हैं, यूरिन वगैरह का टेस्ट करने के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए, क्योंकि कई सारे कंपोनेंट्स ऐसे मिले होते हैं ब्लड में या यूरिन में जो कि हल्के होते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको अलग कर सकते हैं ब्लड या यूरिन से। तो टेस्टिंग में भी ये यूज होता है। तो आज मैं आपको कौन कौन सी मेथड्स बताया, आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। फिल्ट्रेशन बताया 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर फिल्ट्रेशन। 7th नंबर में क्या बताया, इवोपोरेशन। 8th नंबर में क्या बताया सर, क्रिस्टलाइजेशन, तो पहले ही बता चुका था मैं। तो इवोपोरेशन के बाद एक मैं बहुत ही अच्छा आज बताया क्रोमेटोग्राफी आपको, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था इसका। सेंट्रीफ्यूगेशन आपको बताया ही, और भी एक टेक्निक मैं आपको बताया हूँ पिछले लेक्चर की तरह, उसको मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, यानी 9th, ठीक है, एक मैं छोड़ रहा हूँ, बीच में ही था एक, 5 आज भी मैंने आपको बताया, 4 का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, एक मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट में लिखिएगा कि एक कौन सा छूट गया। तो 6 नंबर मैंने क्या बताया आपको, बताइए। 6 नंबर पे मैंने बताया फिल्ट्रेशन, 7th नंबर पे इवोपोरेशन, 8th नंबर, 7th के बाद एक मैं गैप कर रहा हूँ, ठीक है, 7th के बाद एक गैप कर रहा हूँ। 8th नंबर पे मैंने बताया, 8th मतलब 9th, 8th वाला आप बताइएगा। 9th नंबर पे मैंने बताया क्रोमेटोग्राफी, और 10th नंबर पे मैं अभी अभी आपको बता रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो एक मैंने छोड़ा है 8th में मैंने आपको क्या बताया था उसको आप कमेंट में लिखेंगे। तो ये हो गया सॉलिड का लिक्विड में अगर मिक्सचर है तो कैसे अलग करते हैं। अब एक दो तरीके और, यानी आपस में इसको मैच करके मैं बना सकता हूं। जैसे मैं कहूं कि ठोस में गैस का, ठोस प्लस गैस, ऐसा कोई मिक्सचर हो सकता है। ठोस और गैस का मिक्सचर ज़्यादा पॉसिबल नहीं, बहुत ही रेडीली पॉसिबल होता है, उसको बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे ठोस और गैस है, यानी मान लो लोहे की रॉड है, इसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, तो ये मिक्सचर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, रॉड को गर्म कर देंगे, सारी गैस यहाँ से उड़ जाएगी। बड़ा ही सिंपल है, टेम्परेचर यानी हीट करेंगे, ठोस और गैस कहीं मिल जाए तो हीट कर देंगे। और क्या हो सकता है सर, और हो सकता है द्रव और गैस, ये भी हो सकता है, हाँ ठीक है, द्रव और गैस यानी लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस में क्या करेंगे, इसमें सर हीट कर देंगे। पानी में आपने क्या पिया होगा, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, ग्लास में वो एक उसके पास मशीन होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है, सिलेंडर होता है गैस। तो वो सिलेंडर क्या करता है, उसमें कोल्ड ड्रिंक से पानी, बॉटल में पानी भर के उस सिलेंडर के अंदर डालता है, और सिंक करके कुछ आवाज़ आती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है, वाटर, और वाटर के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक मिक्सचर है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक क्या है, एक मिक्सचर है, किसका किसका, द्रव और गैस का, यानी लिक्विड और गैस है। इसमें लिक्विड क्या है, वाटर, और गैस क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भर के आपको देता है, वो धीरे धीरे निकलता भी है बाद में। लेकिन और आसानी से इसको अलग करना हो, आपसे पूछे कि इसमें कंपोनेंट्स को अलग करो, वाटर को अलग करो, CO2 को अलग करो, क्या करोगे, वैसे ही छोड़ दोगे, कुछ देर में अलग हो जाएगा। लेकिन और आसानी से करना हो तो इसको हीट करो, फिर से वही टेम्परेचर, हीट करोगे, गैस उड़ जाएगी सारी ऊपर। तो ये सारी चीजें थी, ये तो बड़ा सिंपल था, ठोस का गैस में, द्रव का गैस में, बड़ा ही सिंपल है। तो मैं आपको टोटल 10 टेक्निक बताया हूँ सेपरेशन के, और 10 के 10 आपको याद होने चाहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और लेक्चर नंबर 7 होगा हमारा, चेंजेस के बारे में आपको बताएंगे उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।